एसोसिएशन में जो पिल रिफाइन किया तो उससे ये बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ये पिल जितना ज़्यादा थंडर को अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इसका जो लेवल है उतना ज़्यादा हाई है। जो क्लाउड का लेयर था बहुत ही ज़्यादा डेंस कंडेंस हो चुका था कि प्रेशर के कारण जो भी लोग यहाँ पर थे मानो उनका सोल भी कांप जा रहा हो। यू फैमिली के जो भी अल्केमिस्ट रहते हैं उनको तो अचंभा हो जाता है कि ये बंदा जियान जो इतना कम उम्र का है ये डाउडी लेवल का पिल कैसे रिफाइन कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस थंडर को देखकर बोलती है तो एक्चुअली में मिस्टीरियस थंडर है और इनके चेहरे पर भी एक अलग ही स्माइल होती है। जियान भी इनकी बात सुनकर पूछता है कि ये मिस्टीरियस डेमन थंडर क्या चीज़ है। हालांकि जियान को मतलब इसने जितने भी अभी तक पिल रिफाइन किए रहते थोड़ा अंदाजा तो रहता है पर ये भी मिस्टीरियस डेमन थंडर नाम सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि जब टाउसी एंशिएंट गॉड मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करते थे तो उन्होंने बताया था कि अगर 9th ग्रेड की पिल है तो वो सबसे पावरफुल थंडर क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि ब्लैक मैजिक थंडर उनमें से एक है। और अगर डाउडी लेवल का पिल अगर कोई रिफाइन कर रहा है तो वो बंदा मिस्टीरियस डेमन थंडर, अर्थ डेमन थंडर और हेवन डेमन थंडर इन तीनों में से कोई भी एक चीज को अट्रैक्ट कर सकता है और हेवन डेमन थंडर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि पिल की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। ये जो थंडर है इसको शायद डाउडी लेवल का 4 स्टार का वॉरियर भी इजीली फेस ना कर पाए। जियान भी इनकी बात सुनकर थोड़ा अचंभित हो जाता है क्योंकि ये अभी भी 3 स्टार डाउडी के पीक पर ही होता है। 10 मिनट इस दौरान बीत जाते हैं और जो आसमान रहता है उसमें एक स्क्वायर वॉइड क्रिएट हो जाता है। स्क्वायर वाइड के बीच में एक ब्लैक कलर का डीपेस्ट ब्लैक होल देखा जा सकता था। सीन को देख करके आसमान के यहाँ पे जो यू फैमिली के मेंबर्स और भी जो बचे रहते हैं ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। जियान भी इस ब्लैक लाइटनिंग को फील करके ये भी ऐसा समझ सकता था कि इसमें कुछ तो डेंजर है। ये तुरंत ही अपना गोल्डन डेमन पपेट निकाल लेता है। ये भी देखना चाहता था कि क्या गोल्डन डेमन पपेट इस लेवल के यानी प्रोफाउंड डेमन लाइटनिंग लेवल का जो लाइटनिंग है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। तो रहता है ये लगभग 5 स्टार डाउडी के कंपैरिजन का हो चुका रहता है। पर जैसे ये लाइट गोल्डन डेमन पपेट से टकराती है गोल्डन डेमन पपेट के जो कपड़े रहते हैं ऊपर के फट जाते हैं। ऐसा लगता है ये इन्हें ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा है। इसकी बॉडी भी जो काफी ज्यादा हार्ड रहती है इस लाइटनिंग के कारण मानो सॉफ्ट हो गई हो। जियान ने ऐसी घटना अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है। जियान भी समझ जाता है कि अगर ये चलता रहा तो इसका गोल्डन डेमन पपेट भी डैमेज हो सकता है। अब इसे ही आगे आना पड़ेगा ऐसा ये सोचता है और ये तुरंत ही यहाँ पर गोल्डन डेमन पपेट के सामने आ जाता है और अपना जो मिस्टीरियस फ्लेम रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है। जियान के फिस्ट पर भी एक टेरिफाइंग एनर्जी गैदर हो जाती है और ये तुरंत एक पावरफुल फिस्ट इस ब्लैक थंडरबोल्ट की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे इन दोनों का मतलब अटैक्स का कोलिजन होता है आसपास एक भयंकर मतलब स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। जियान भी कुछ कदम पीछे हट जाता है और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने लगता है। हालांकि जियान की बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है इसके पावरफुल फ्लेम के कारण, फिर भी ये जो थंडरबोल्ट रहती है इसकी बॉडी को थोड़ा बहुत पेनेट्रेट कर देती है। मतलब जियान बेसिकली डिसएडवांटेज में होता है। इस चीज को यूयू भी जो दूर खड़े होते हैं वो फील कर सकते थे। मिस्टीरियस थंडर को यूयू बोलती है तो एल्केमिस्ट किलर है। यहाँ पर अभी ऊपर का जो आसमान होता है वो 100 मीटर के रेडियस में पूरी तरह से पिच ब्लैक हो गया रहता है और कोलैप्स कर जाता है। किसी भी एल्केमिस्ट ने इस घटना को जो यहाँ पर रहते ऐसी घटना को देखा नहीं रहता है, मतलब इतना पावरफुल थंडरबोल्ट को। सभी को पता था अगर ये इस मिस्टीरियस थंडर से फाइट करे तो शायद ये 2 क्षण में ही मारे जाएंगे और इनका सोल भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एल्डर बोलते हैं हालांकि जियान 3 स्टार डाउडी के पीक पर है पर ये जो थंडर है बेसिकली वो 4th स्टार डाउडी के कंपेरेबल का है, तो जियान को भी यहाँ पर काफी मुसीबतें होंगी। इसकी बात सुनकर बाकी जो एल्डर रहते बोलते हैं जियान ये 3rd स्टार डाउडी के पीक पर है। ये लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर फिर भी ये लोग अभी तक 3 स्टार डाउडी के पीक पर नहीं पहुंच पाए थे। को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ दूर खड़े एल्केमिस्ट एसोसिएशन से एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन इस सीन को देख रहे होते हैं और ये स्माइल कर रहे होते हैं। इधर ये बाल्ड हेड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अचंभित होता है। का फादर यानी जो ग्रे मैन होता है वो बोलता है मुलर से कि तुम क्या सोच रहे हो। इधर जियान अपने हेवनली रूलर से इस ब्लैक लाइटनिंग पर अटैक कर रहा होता है। ब्लैक थंडर होती है बेसिकली एक पाइथन के फॉर्म में, ब्लैक पाइथन के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है और ये जियान पर काफी तेजी से अटैक कर देती है ताकि जियान को टीयर अपार्ट कर सके। इस अटैक को देखकर जियान तुरंत ही अपने फ्लेम रूलर से एक भयंकर टेक्निक यूज करता है और ये अपनी पूरी बॉडी को इस समय कंडेंस कर लेता है अपने फ्लेम से। का फ्लेम भी इस समय ह्यूज फ्लेम से कवर्ड होता है। जियान बेसिकली अपने एंशिएंट रूलर से कई सारे शैडोज क्रिएट कर देता है जिससे कि ये जो पाइथन रहता है पाइथन थंडर ये टकराने लगता है। जियान इस दौरान इसकी जो हाथें रहती हैं काफी ज्यादा नम हो जाती हैं। जो क्लाउड था इस सीन से और भी ज्यादा वायलेंट होते जा रहा था। उसके बाद आसमान में से एक और बादल मतलब बिजली आती है जो कि पहले वाले बिजली से और भी ज्यादा 2 गुना स्ट्रॉन्गर होती है। सीन को देखकर जियान फाइनली अपना हुआंग कुआंग पाम यूज करता है यानी येलो डिवाइन पाम अटैक। जियान के हाथों पर जो भी फ्लेम एनर्जी रहती है काफी डेंस मात्रा में इकट्ठा हो जाती है और ये उस बादल की तरफ जो ठंडर होता है उसकी तरफ अटैक कर देता है और ये जो थंडर रहता है जियान के येलो डिवाइन पाम को भी शैटर कर देता है।
जियान इससे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है और ये स्माइल भी करता है। फिर से ये एक हैंड साइन मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि जियान अब फील कर सकता था कि ये जो मिस्टीरियस लाइटनिंग थी अब ये धीरे धीरे वीक हो रही थी और ये अब जियान जो रहता है कुछ और ही सोच रहा होता है। जियान का जो हैंड साइन अटैक रहता है यानी येलो डिवाइन पाम फिर से जब एक बार करता है तो जो भी थंडर बोल्ट रहती है बची कुची वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। टू फैमिली वाले ये देखकर कि जियान फोर्सफुली 2 मिस्टीरियस थंडर क्लाउड को स्लॉटर कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, ये लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। इसके बाद ये जो थंडर रहता है इसमें से कई सारे एक साथ थंडर लाइट्स निकलते हैं जियान की तरफ। जियान इनको देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जियान अपनी बॉडी को पूरी तरह से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर कर लेता है और ये उस थंडर क्लाउड की तरफ देखकर एक लाफ कर रहा होता है। उसके बॉडी से एक मैजेस्टिक डाउकी निकलती है बाहर, जो कि एक पिलर जैसा लाइट बना लेती है। इधर आसमान में जो लाइटनिंग्स होती हैं एक के बाद एक जियान की तरफ बढ़ रही होती हैं, वुडन हाउस की तरफ। जियान भी इनसे एक के बाद एक फाइट करके अब पहले से काफी ज्यादा इसका जो स्थिति था पेल हो चुका था और इसके मुंह से थोड़ी खून भी बाहर आ रहे थे। फिर भी इसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। जियान अपने मन में सोचता है कि मैंने तो इस मिस्टीरियस थंडर को इतना वीक कर दिया, फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान भी इससे कब से मतलब रेजिस्ट कर रहा होता है, अब ये भी पहले से वीक हो चुका था। ये जो ब्लैक थंडर होता है इसका पावर और भी कई ज्यादा गुना बढ़ गया होता है और ये जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। इससे यूयू और यूरू का भी जो चेहरा होता है पहले से काफी ज्यादा अगली हो जाता है, पर जियान यहाँ फिर भी हंस रहा होता है। ये लोग भी शायद जियान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते, तभी जियान बोलता है इन्हें आपको आने की जरूरत नहीं है, ये जो थंडर बोल्ट है मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, इन्हें जाने नहीं दे सकता था। और ये तुरंत एक बार फिर से गोल्डन डेमन पपेट को समन कर लेता है। गोल्डन डेमन पपेट आते ही इस मिस्टीरियस थंडर को पंच करता है और ऐसा लगता है ये जो थंडर है इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगी है। गोल्डन डेमन पपेट जो रहता है ये थंडर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। भी यहाँ पर क्रॉस लेग्ड बैठा होता है, इधर गोल्डन डेमन पपेट ये एनर्जी जो रहती है थंडर वाली उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसकी बॉडी भी अब पहले से और भी ज्यादा गोल्डन होने लगती है। गोल्डन डेमन पपेट की जो बॉडी होती है अभी चारों तरफ से ब्लैक इलेक्ट्रिक लाइट से कवर्ड होती है। इसे देखकर जियान और भी खुश हो जाता है। धीरे धीरे ये जो लाइट भी होती है इसकी बॉडी में अब मर्ज हो जाती है और गोल्डन डेमन पपेट का जो मसल होता है इसको देखा जा सकता था, इसके बोन्स भी देखे जा सकते थे और ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा था। एक के बाद एक जो थंडर लाइटिंग रहती है इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती है। जियान यहाँ पर खुश होता है, ये समझ चुका था ये जो गोल्डन पपेट है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब ये सच में मतलब 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के कंपेरेबल का हो गया है। थर्ड एल्डर भी जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इसके पास एक इस लेवल का पपेट भी है। यूयू भी बोलते हैं कि हम फालतू में इतना ज्यादा चिंता कर रहे थे, इस बंदे के पास हर चीज पहले से प्लान्ड होता है। यूरू भी अब चैन की सांस लेती है। अब जो जियान का एल्केमी था वो कंप्लीट हो चुका था, अब बस ये जो बादल थे धीरे धीरे अब गायब हो रहे थे। इसके पास अभी भी एक और वो चीज था जिसको इसको मतलब पिल को कंट्रोल करना पड़ेगा। मिनट दर मिनट समय निकलते रहता है। अभी जियान अभी शांति से बैठा ही होता है तभी मूलर आकाश में आ जाता है। इसके साथ वो ग्रे एल्डर भी होते हैं, मतलब इसके फादर। अब आसमान में वो जो बादल रहते हैं बिजली रहती है कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। पेस भी अपने को धीरे धीरे रिपेयर कर चुका था और आसमान में अब फिर से एक गर्मा गर्मी का माहौल छा गया था। सभी की नजरें इस बात से चिंतित होती हैं कि खास करके जो जियान के अपोनेंट होते हैं कि ये बंदा इतने भयंकर लेवल के थंडर के बावजूद भी बिल्कुल भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अगर जियान इस गोल्डन लाइटनिंग को ब्लैक लाइटनिंग को इतना वीक नहीं करता तो शायद ही इसका गोल्डन डेमन पपेट एब्जॉर्ब कर पाता और इतना ज्यादा इवॉल्व हो पाता। जियान को लगा था कि इसका गोल्डन डेमन पपेट 5 स्टार का हो गया होगा, पर ये अभी भी 4 स्टार डाउडी के पीक पर ही रहता है, मतलब इसमें अभी भी कुछ चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के। इसके बाद जियान फाइनली ये जो गोल्डन पपेट रहता है उसको अपने रिंग में रख लेता है। इसका ये अब एक ट्रम्प का कार्ड हो जाता है फ्यूचर के लिए। जियान की नजरें इधर मेडिसिनल कॉल्ड्रन पर होती हैं। मेडिसिनल कॉल्ड्रन में एक डार्क रेड कलर की मेडिसिनल पिल होती है। इसके पास अपना खुद का विजडम होता है। इसमें एक रेजिडुअल फ्लेम भी देखा जा सकता था जो कि फायर ड्रैगन एनर्जी के टाइप में होती है और ये चाहती थी कि ये इस कॉल्ड्रन से ब्रेक करके भाग जाए यहाँ से। जियान इसके एनर्जी फ्लक्चुएशन को अपने सोल पावर से कंट्रोल करने लगता है। फिर भी ये इस मेडिसिनल कॉल्ड्रन से ब्रेक फ्री करके यहाँ से भागने लगती है। जियान इसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, तो तुम भागना चाहते हो? जियान काफी तेजी से इसके सामने प्रकट होता है और इसको अपने हाथों में पकड़ लेता है। जैसे ही जियान इसको पकड़ता है ये जो पिल रहता है एक मॉन्स्टरस ड्रैगन बॉडी बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर से एक क्रैकिंग साउंड भी निकलने लगता है। तो जायंट बॉडी रहता है काफी तेजी से जियान के हाथों से छुटकारा पाकर के भागने लगता है और ये थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे जियान में ही बदल जाता है, मतलब ये भी जियान जैसा ही दिख रहा होता है। बेसिकली ये पिल काफी अमेजिंग था, ये ह्यूमन शेप भी ले सकता था और ये किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। जियान इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो एम्परर लेवल का पिल जो जियान ने अभी रिफाइन किया रहता है, जियान से बोलता है मुझे जाने दो। बंदा अब जो पिल रहता है ये जूनियर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यूरू भी इस सीन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जियान तो मतलब अचंभित ही था। यूरू भी समझ जाती कि जो जिस बंदी में कन्वर्ट हुआ है ये जरूर जियान से संबंधित होगी। यूरू भी समझ जाती है जो सामने इसके ब्यूटी थी बेसिकली इसके सामने यूरू कुछ भी नहीं थी। सभी की नजरें इस समय बहुत ही ज्यादा अचंभित होती हैं। थोड़ी देर के लिए तो रुकता है, फिर ये समझ जाता
जाता है। ये तुरंत ही मतलब ये जूनियर जो बन गई रहती है उसके सामने आकर इसको पकड़ने लगता है। इस दौरान अपने दिल में बोलता है कि जूनियर जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो तुम्हें जरूर रक्षा करने तुमको बचाने जरूर आऊंगा। उसके बाद इसके सामने जो जूनियर रहती है मतलब ये बेसिकली पिल का फॉर्म रहता है, इसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तुरंत ही अपने सोल पावर से इस जूनियर रूपी पिल को रेस्ट्रिक्ट कर देता है और फाइनली ये जो पिल रहता है इसके प्रेशर के कारण सच में एक रेड पिल में कन्वर्ट हो जाता है। उधर दूर खड़ा मूलर मतलब जो इंट्रांस पर खड़ा रहता है यूयू फैमिली के, इनको देख रहा होता है। इसके साथ इसका फादर भी होता है। मूलर और इसका फादर इसके जियान के सामने आ जाते हैं। हमने अभी जस्ट मेडिसिनल पिल को लिया ही था, इसकी बॉडी अभी भी और ऑरा स्टेबल नहीं था क्योंकि मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के बाद ये काफी ज्यादा वीक हो चुका था। जियान को लगा नहीं था कि ये बंदे इसको यहाँ तक चेज करेंगे। यूरू भी मूलर को देख के बोलती ये तो मूलर है। तो याद आता है कि मूलर ने इस पर अटैक किया था जब जियान उस लेक में गया था। मूलर के घर से मतलब लगभग 10 से 12 लोग आए थे। मूलर और इसके फादर के सामने यूयू खड़े होते हैं। जियान भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। उधर यूयू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते, बोलते तुम लोग हमारे यू फैमिली में कैसे आए। जियान से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। जियान इसको बताता है यूयू को कि मैं इससे मिला था और इसे हराया भी था। फिर जो मूलर का बाप होता वो जियान से बोलता तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया था और इससे तुमने क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट भी छीन लिया था। अगर तुम ये स्वीकार कर लेते और मुझे दे देते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी 3 स्टार डाउडी के पीक पर हो और मैं 4 स्टार डाउडी पर हूँ, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो यूँ कहते हैं कि वैसे भी जो फ्रूट था वो मेरी बेटी ने और जियान ने प्राप्त किया था, तुम मेरे सामने बोलने के लायक नहीं हो। मूलर के बाप का नाम मूरे होता है। ये हालांकि 4 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में होता है, फिर भी इसके सामने यूयू थे जो कि एक रियल 5 स्टार डाउडी थे। यूयू को ये बात नहीं समझ में आती कि ये मूलर का जो बाप है ये जियान से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ रहा है। हालांकि जियान ने इसके बेटे को मारा था पर फिर भी मतलब घायल किया था, कंप्लीटली तो मारा भी नहीं था। इसके अंदर काहे का इतना हेट्रेड है। इस दौरान यूयू इस बात से गुस्सा होते हैं कि इस बंदे ने मूलर ने यूरू पर अटैक किया था सीक्रेटली। जियान ने इस बंदी की रक्षा की थी। वैसे भी यूयू अब इसको छोड़ने वाले तो नहीं थे। यूयू एक क्षण में ही मूलर के सामने प्रकट हो जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। सीन को देखकर जो मूरे होता है मूलर का बाप, ये काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इसको पता भी नहीं चलता कब आए यूयू और कब इसके बेटे को पकड़ लिए। फिर जो यू फैमिली वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि अब इसे आप मार दो, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि इन लोगों ने यूरू पर अटैक किया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी मू फैमिली वाले ये जानते हुए भी कि ये यू फैमिली का घर है, ये फिर भी यहाँ पर फोर्सफुली आ गए थे। मूलर अब काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये भी एक 3 स्टार डाउडी लेवल का ही वॉरियर था। पूरे यहाँ पर तुरंत ही अपने बेटी की तरफ देखता, इसका बेटा अब इसकी तरफ आ चुका था। यूयू ने बेसिकली इसको छोड़ दिया था। जियान जैसे ही मूलर उधर मूव कर रहा था अपने फादर की तरफ, इसके सामने आ जाता है। इसका जो बॉडी होता है पूरी तरह से हाथ मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड होता है और ये मूलर पर अटैक कर देता है। मूलर ये देख करके बोलता है फादर मुझे बचा लो। ये एक डर मरने का फील कर सकता था जियान के पावरफुल हाथों से। जैसे जियान का अटैक मूलर पर पड़ने ही वाला होता है तभी मूलर के हाथों में एक व्हाइट पेपर पूरी तरह से रेड डाउकी से कवर्ड होता है। इस पेपर पर एक वर्ड लिखा होता है वू। मूरे यूयू से बोलता है क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। यूयू भी इसे देख करके हैरान हो जाते हैं। बेसिकली ये जो वू था ये वू चेंग का ऑर्डर था। यूयू भी बोलते हैं ये तो मार्शल मैजिक ऑर्डर है। जियान को भी समझ में नहीं आता ये मार्शल सिटी ऑर्डर क्या, मार्शल मैजिक ऑर्डर क्या है। कोई भी ये बताते हैं, खासकर यूरू बताती है कि जो वूचेंग ऑर्डर होता है, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो अगर कोई भी वूचेंग ऑर्डर सामने ला दिया, जैसे इस बंदे ने ला दिया था, जो भी इससे फाइट कर रहा होगा जो भी टीम, उसको वहां पर रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको जिंदगी भर मारा जाएगा ढूंढ ढूंढ कर। इसीलिए यूयू भी यहाँ पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये जियान को हेल्प करेंगे तो ये जो वूचेंग ऑर्डर वाले हैं ये इसको मतलब इसकी फैमिली को तबाह कर देंगे। जियान भी ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है। जियान भी इस बंदे को फिर जाने देता है, मतलब इसका जो पावर था इसको किसी भी तरह करके ये रोक लेता है। जियान जानता था कि अगर ये यहाँ पर कुछ भी कोशिश किया तो वू हुआन को जो इसने मारा था वो हुआन ही था जो वूचेंग का था, और वूचेंग वाले शायद सबसे ज्यादा पावरफुल थे। ये लोग यू फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। और इधर तुरंत ही ये जो मूलर होता है अपने फादर की तरफ लौट जाता है। आइसो दूर से देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। आईरुओ को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। इनको ये बात पता रहता है कि जियान ने कुछ समय पहले ही वू हुआन को मारा था, तो वो चैनलिंग जो उसका फादर है वो इसको तो छोड़ने वाला नहीं है। पर जियान का भी बैकग्राउंड इतना सिंपल तो नहीं होगा, ये बात बाइसू भी जानते थे। फिर भी ये जो मूलर के फादर होते अभी भी तैयार होते कि अगर जियान इन पर अटैक किया तो। तब यहाँ पर सबको एक आवाज सुनाई देती है। ये जो बंदा होता है बेसिकली मुंह तारीफ करता है और ये जियान को भी पहचानता था। बोलता है कि तुम उस समय तो बच गए थे। वैसे भी जियान ने वू हुआन को लगभग मार दिया था, तो इसके जो फादर रहते कोई आम इंसान तो नहीं रहते हैं, ये वू चेंग के अगले सक्सेसर थे। यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन प्रकट हो चुका था, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ था। इधर जो मूरे होता है ये बताता है कि जब तुम वहां से वू हुआन को मारकर निकले थे तो तुम्हारे मिल्की व्हाइट फ्लेम को मैंने सेंस कर लिया था। का मतलब सबको पता था कि वू हुआन को मारने वाला बेसिकली जियान ही था, क्योंकि इसी के पास मिल्की व्हाइट फ्लेम है, इसलिए सभी लोग ज्यादा अचंभित रहते हैं। पूरे भी ये बात सुनकर थोड़ा अचंभित होता है कि तुमने ही मतलब वू हुआन को मारा था, यानी वू चेंग के बेटे को।
इधर जियान इनसे मतलब बोलता है कि अरे मैं कहाँ से मार सकता हूँ, मैं तो तुरंत ही वहां से निकल के यू फैमिली आ गया था। बोलता है कि वैसे भी वो हुआन तो एक पावरफुल बंदे के द्वारा गार्ड किया जा रहा था और मैं तो एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं कहाँ से मार सकता हूँ। मूरे भी जानता था कि ये जियान को नहीं पकड़ सकता इतनी आसानी से, क्योंकि ये मिल्की वाइट फ्लेम को देखकर समझ गया था। इधर जो यू फैमिली रहता है, इनके आसपास का जो माहौल रहता है पूरी तरह से डर से भरा हुआ रहता है। वो भी पता रहता है वो हुआन इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता है, इसने जरूर अपने रिवेंज के लिए इनको भेजा है। ये लोग बेसिकली वो हुआन के मरने का बहाना लेकर जियान को मारना चाहते थे एक सही तरीके से। जियान इनकी बात सुनकर कहता है वैसे तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मिल्की वाइट फ्लेम इस जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में यूज कर सकते हैं। जियान भी जानता था कि बेसिकली ये लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग फिर भी जियान से बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़े जो सस्पेक्ट हो वो तुम ही हो, तुम्हारे पास भी उसी मिस्टीरियस पर्सन की तरह सेम फ्लेम है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इसका मतलब तुमने ही वो हुआन को मारा था। हालांकि वो हुआन मरा नहीं होता, पर ये लोग एक साजिश कर रहे होते ताकि जियान को ये फंसा सके। सभी लोग बहुत अचंभित भी होते हैं, ये खुश तो होते हैं पर डरे भी हुए भी होते हैं, क्योंकि जियान ने वो हुआन को तो मारा रहता है, फिर भी अब ये शायद यहाँ पर मारा जा सकता था। मूरे ने बेसिकली अब जियान को फंसा लिया रहता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही प्रूफ करनी तो तुम्हें वुचेंग चलना पड़ेगा। मतलब वो जो वुचेंग के काउंसिल मेंबर होते हैं डिसिप्लिन वाले, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। और ये तुरंत ही इसके साथ जो आए 10-12 लोग रहते हैं डाउडी लेवल के, उनको जियान की तरफ भेज देता है। जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, ये एक ही क्षण में कई सारे पावरफुल वॉरियर के द्वारा घेर लिया गया रहता है। थर्ड एल्डर इसकी बात देख कर मतलब मूलर की, ये बोलते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है वुचेंग में हमारे यू फैमिली का कोई बंदा नहीं है? इसी के लिए जो लोग रहते हैं 10-12 एल्डर, ये वुचेंग के डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड रहते, तो इनको यू फैमिली वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये लोग भी उसी वुचेंग कमेटी के अंडर ही आते हैं जो पूरे एरिया को कंट्रोल करती थी। जियान थोड़ी देर तक शांत रहता है, फिर एक स्टेप लेता है। जियान फाइनली जो मू फैमिली का हेड रहता है की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जियान भी जानता था कि ये वुचेंग वालों को इतना इजीली तो हरा नहीं सकता, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड के हैं। ऐसे फिर भी जियान इनसे डरा नहीं होता है। हालांकि ये एक 3 स्टार डाउडी के पीक का ही बंदा रहता है, पर साथ में ये एक फर्स्ट रैंक का डाउडी एल्केमिस्ट भी रहता है। पूरे कहता है इससे कि अगर तुम्हारे पास सबूत है बेगुनाही कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। यू भी समझ गए थे कि बेसिकली ये जियान को फंसा रहे हैं, पर ये अभी कुछ नहीं कर सकते थे। इन्हें भी पता रहता कि वो हुआन को जियान ने मारा था, ये वहां पहुंच गए रहते, पर वो हुआन मरा नहीं था, ये तो इनको भी पता था। इधर जो मू फैमिली का हेड होता है यानी ग्रे मैन, ये यू से कहता है आपको पता होना चाहिए कि जियान और वू फैमिली में भी कुछ तो है, तो आप इसमें अगर पड़ेंगे तो आपके लिए ही घाटा होगा, क्योंकि वो फैमिली सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी वुचेंग की। फिर भी यू इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जियान को सामने आ जाते हैं। मू फैमिली वाला जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। यू फैमिली के जो एल्डर भी रहते हैं ये अपने यू से बोलते हैं कि आप एक बार सोच लीजिए, हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। इनकी बात सुनकर ये बोलते हैं तुम लोग चुप ही रहो, मैं सोच चुका हूँ मुझे क्या करना है, मैं जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस बंदे ने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है और इसने यूरू को भी प्रोटेक्ट किया है। तो गाइस स्टोरी यहीं समाप्त होती है, पर मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये थोड़ा सा शुरू का एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। जियान जब डाउडी कॉन्टिनेंट में आया था, डाउडी कॉन्टिनेंट में भी 4 देश हैं ऐसा समझ लो आप, उनमें से जियान जहाँ पर है वो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है। जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के भी जियान एक शहर में है जिसका नाम है